नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, और जिसकी रचनाकार हैं हिंदी की लोकप्रिय लेखिका मृदुला गर्ग। बच्चों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि गनीमत है उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, किसी ने भी नहीं की। इससे पूर्व प्रसंग में बच्चों लेखिका बता रही थी अपनी माँ के विषय में कि उनकी माँ बहुत ही दुबली पतली व नाजुक सी थी। वह इतनी सुकोमल थी कि साड़ी का भार भी वहन नहीं कर पाती थी, और घर के उनके परिवार के किसी सदस्य ने भी उनसे कभी कोई काम की पेशकश नहीं की, उनसे कभी अनुरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, आइए पढ़ते हैं आगे और जानेंगे। क्यों नहीं की, उसकी 2 वजहें थी। क्या क्या वजहें थी? देखिए, पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। मतलब ये कि पहला कारण तो ये था कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों की तरह, बाशिंदों का मतलब है लोग, वहाँ रहने वाले निवासी, कि उनकी तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, उनके प्रशंसक थे, अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे, उन्हीं की तारीफ़ करते थे। और बच्चों, लेखिका के नाना, वो आरंभ में ही आपको बताया था, वो तो पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि जब वो विलायत से आए थे ना, तो उन पर वहाँ की पूरी छाप थी, और उन्होंने तो बिल्कुल ही अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपना लिया था। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मतलब उनकी हर बात में, हर काम में अंग्रेज़ों की छाप दिखाई देती थी। मज़े की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। तो लेखिका बताती है कि जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वही अंग्रेज़ों के गुलाम थे। मतलब उन्हीं की बात को मानते थे, उन्हीं की तारीफ़ करते थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक भला क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं ही थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म का मतलब होता है बच्चों जादू, कि ये जो कहानी, ये सब कुछ उस ज़माने में, जिस समय की नारियों का बिल्कुल बाहर निकलना भी बहुत कठिन था, 4 दीवारी में ही रहती थी, पर्दे में रहती थी, और यहाँ तक कि पढ़ी लिखी भी बहुत कम होती थी। तो उस समय इतनी वो आज़ाद होंगी ऐसी कल्पना करना भी असंभव था, और इसीलिए ये कथाओं के समान ही लगता है, परियों की कहानियों के समान ही ऐसा लगता है कि किस तरह से लेखिका की नानी ने उनके पति के मित्र को बुलाया और उनको अपनी बेटी के विवाह की जिम्मेदारी सौंपी। तो ये सब जो है एक कथा के, परियों की कथा के समान ही लगता था। तो इससे बड़ी बढ़िया कथा और क्या हो सकती थी। तो इसीलिए लेखिका हैरानी में है, जो कहती है इस कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, इससे ये कहानी और भी रोचक बन गई। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। दूसरा कारण क्या था? माँ की माँ का व्यक्तित्व था, अपनी खूबियाँ थी उनमें इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सुकोमल बहुत थी, भारी भरकम काम वो कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, उनके चरित्र की एक बात बहुत खूब थी कि वो खूबसूरती के साथ साथ वो नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता
कुछ इस तरह घुली मिली थी उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में, कि वे परी जात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। यानी बहुत ही वो स्वयं ईमानदार भी थी, निष्पक्ष भी थी। उनमें ये इस तरह के गुण थे जो उनको औरों से अलग करते थे और सब उनका सम्मान करते थे। काम के लिए, हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय अवश्य मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। हाँ देखो बच्चों, इतने पर भी उनका बहुत सम्मान था घर में। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो निष्पक्ष थी, ईमानदार थी, और इसीलिए उनकी राय जो थी हर काम में मांगी जाती थी। भले ही वो घर के भारी भरकम काम न कर सके, लेकिन अच्छे कामों में उनकी राय को माना जाता था, और माना भी जाता था पत्थर की लकीर की तरह। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि उनकी दादी, यानी उनकी सास, लेखिका की दादी और उनकी माँ की सास कई बार ये कहती थी कि देखो हमारे पास तो बैल हैं, इसलिए हम हाथी पे नहीं जुतवाया करते, हल हाथी से नहीं जुतवाते। कहने का तात्पर्य है कि जो जिस कार्य के लिए बना है वही उस काम को करे। कि बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। तो बच्चों देखो यहाँ लेखिका ने क्या बताया कि उनके जो बच्चों को पालन पोषण की जिम्मेदारी थी वो माँ नहीं निभा पाई थी। वो अपने और कामों में व्यस्त थी, या आगे आप पढ़ेंगे कि किन कामों के कारण वो उनको नहीं कर पाती थी, उनकी परवरिश नहीं कर पाती थी अच्छे से। तो उसमें कौन कौन थे, कौन शामिल थे जो उनकी बच्चों की परवरिश करते थे? उनमें माँ के सिवाय, माँ को छोड़कर पूरा परिवार तैनात रहता था उनके लिए। यहाँ तक कि मुस्तैद का मतलब तैयार रहते थे। दादी, उनकी जेठानियाँ, और यहाँ तक कि खुद मर्दजात उनके पिता भी, वे सब उनकी परवरिश के लिए, उनके कामों के लिए, बच्चों के लिए तैयार रहते थे, लेकिन माँ के पास समय नहीं था। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। इसका तात्पर्य बच्चों ये कदापि नहीं था कि अगर वो घर का काम न करें तो आज़ादी का भी जुनून नहीं था। हाँ, आज़ादी से वह पूरी तरह जुड़ी थी और उनके मन में आज़ादी के लिए पूरा उत्साह भरा हुआ था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि अब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। मतलब ये कि आज़ादी से ही, हम आज़ादी पाने के लिए हमारे ख्याल भी आज़ाद होने चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, और उसी कार्य में सफलता भी मिलती है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ जैसे अपने बच्चों का हर समय गोद में रखना, पालन पोषण करना, उनकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करना, तो इस प्रकार के कार्यों में लेखिका की माँ शामिल कम रही या नहीं रही। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। तो जो बच्चों की परवरिश वो नहीं कर पाई थी, तो बच्चों को सिखा भी कुछ नहीं पाई थी। जैसे आम स्त्रियां अपनी बेटी को सीख देती हैं कि बेटा आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप ऐसे करिए, तो वो उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, कुछ तो वे बीमार भी रहती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। दूसरा कारण, मुख्य कारण तो यही था कि उनकी रुचि ही नहीं थी, न तो घर के कामों में थी और न ही बच्चों की परवरिश करने में। इसीलिए वे घर भी नहीं संभाल पाती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। देखो बच्चों, कुछ तो वह बीमार रहती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा हाथ था कि उनकी रुचि ही कम थी घर के कामों में,
अथवा अपने बच्चों के कार्य करने में। तो फिर उनका समय कैसे बीतता था? उनका समय या तो संगीत सुनने में अथवा साहित्य पर चर्चा करने में, और ये सब कार्य वह बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, मतलब बिस्तर पर अधिक रहती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, लेखिका कह रही हैं, जैसा उन्होंने पहले बताया था आरंभ में, कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। तो ये देखो, लेखिका ने बताया कि उनके ससुराल में कोई भी, उनसे ऊपर भी बताया ना, किसी भी तरह के कार्य की पेशकश नहीं करते थे, ना ही उनसे किसी काम की वे अपेक्षा रखते थे, आशा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? और फिर भी उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा पूरा परिवार रखता था, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ना तो वो अच्छी पत्नी का कार्य उन्होंने किया घर में, ना ही अच्छी बहू का। तो फिर भी लोग, उनकी घर के सारे परिवार वाले उनके प्रति इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे, क्यों उनका इतना सम्मान करते थे? देखो बच्चों, इसके लिए भी कारण क्या है? साहबी खानदान पर रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। कि क्या क्या कारण थे? एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। बच्चों, झूठ न बोलना, सदा सच बोलना एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है, बहुत बड़ा गुण है, एक तरह से वरदान है। जो सत्य पर चलता है ना, वो सभी के आदर का पात्र होता है। तो लेखिका की माँ भी ऐसी ही थी। दूसरा कारण, वे एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर ही नहीं होने देती थी। मतलब एक की बात दूसरे को नहीं बताती थी, और कहने का तात्पर्य इधर की बात उधर नहीं करती थी। कोई उनको यदि बात बता दे तो उसको वह राज ही रहने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। घर वाले क्यों सम्मान करते थे इतना? क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, सदा सच बोलती थी। और दूसरे के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि हर किसी के राज को वे गोपनीय रखती थी, छुपा कर रखती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। यानी पिता, आरंभ में ही बताया कि उनके पालन पोषण में बहुत बड़ा योगदान देते थे, तो वो इसीलिए कहती हैं कि माँ की भूमिका भी पिता ही निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। ये ऊपर भी बताया था ना बच्चों, कि उनके घर में हर कोई अपना निजी रूप से रहता था, कि कोई भी किसी के निजत्व में खलल नहीं डालता था और कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, चाहे चिट्ठी एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, फिर भी कोई जानने का प्रयास ही नहीं करता था। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। यानी 6 बच्चों के होते हुए छोटे से घर में फिर भी हर कोई अपना निजत्व बनाए रख सकता था, अपनी निजता बनाए रखने का हर एक को पूरा अधिकार था। और यही कारण था कि लेखिका कहती है, हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, क्योंकि उनकी रुचि लेखन में थी, इसीलिए वो लेखन की ओर आगे बढ़ गए, लेखन के क्षेत्र में ही आगे चल पड़े। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।